Good evening, guys. I wish you all a very warm good evening, good afternoon, good morning, whenever you guys are watching this lecture. I welcome you all to the fresh and I think the last topic, last lecture of this particular chapter. We have completed in two parts the other rest of the sections, and now we have to start from this particular topic. कल हम लोगों ने लास्ट में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली देख ली थी और चिल्लर चीज़ें भी देख ली थी। आज और एक आध दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो, और एक आध दो नॉर्मल नॉर्मल सेक्शंस है। वी हैव टू कंप्लीट दिस एंड आज ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। सो आई विश कि आप लोगों ने इसके पहले सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे। कहीं कोई डाउट है तो बिंदास यू गाइस कैन कनेक्ट टू मी। ठीक है, चलो तो चालू करेंगे सर। ओके चलो चालू कर दिए सर। इसके पहले अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के अंदर में हम लोग मीटिंग से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे। तो अभी हम लोग रेजोल्यूशंस की बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने स्पेशल नोटिस पढ़ा था, आज हम लोग मेंबर्स रेजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। सर ये है क्या 111 में? मेरी बात समझो, पहले एक कहानी के तौर पे समझो या कुछ ऐसे समझो कि जैसे देखो आज की डेट में मीटिंग बुलाना इन जनरल कौन करता है? इन जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको जो लगता है। अच्छा, मीटिंग में जो एजेंडा आइटम्स है, जो बिजनेस है, जो ट्रांजेक्शन्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स। ठीक है। अच्छा, लेकिन कंपनी के जो ओनर्स वो कौन होते हैं? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। ठीक है। अच्छा समझो, आज की डेट में डायरेक्टर्स नो डाउट दे आर वेरी वेल एजुकेटेड लोग होते हैं जनरली, और अच्छे से वो लोग कंपनी चलाना आते हैं, देन दे डू इट प्रॉपरली। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, कंपनी में क्या डिस्कस होगा मीटिंग में, और कौन सा रेजोल्यूशन प्लेस होगा, और कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, ये जनरली कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कंपनी में ना कोई इशू है, हमको ये चीज डिस्कस करानी है, हमको ये मेंबर का रेजोल्यूशन हमको पास कराना है, मतलब हमारे पास कोई रेजोल्यूशन है, वी थिंक कि ये भी चीज मीटिंग में, अगली जो एजीएम होने वाली, ईजीएम होने वाली है, जो भी जनरल मीटिंग होने वाली है, उसमें ये मैटर मुद्दा सारे मेंबर्स के सामने या तो रखा जाए, या ये स्टेटमेंट तुम सबके सामने रखा जाए, या इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास किया जाए, तुम्हारे नोटिस में आए। तो मैं सर्क्यूलेट करता हूँ। ठीक है, मेंबर्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मैं इतनी औकात रखता हूँ, ये तो सेम हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कंपनी में क्या है सर, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो जो लोग 1/10 की पावर रखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल में, और कंपनी में अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 की टोटल वोटिंग पावर की स्ट्रेंथ रखते हैं। तो ये लोग कंपनी को राइटिंग में साइन करके देंगे, क्या, एक रिक्वेजिशन, और कंपनी को बोलेंगे कि कंपनी अभी जो भी आने वाली मीटिंग है ना, ठीक है, उसमें आप क्या करा देना, ये जो मैं आपको रिजोल्यूशन दे रहा हूँ, ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अब ये कंपनी इन लोगों को भेज देना जब आप नोटिस वगैरह दोगे। तो मतलब जो भी अगली एजीएम ईजीएम होने वाली है, उसमें ये चीज डिस्कस हो, ये चीज सामने रखी जाए, इसमें वोटिंग हो, रिजोल्यूशन पास हो, वॉट एवर आई वॉन्ट। तो क्या लिखा इन सिंपल टर्म्स, members are given right to request circulation of new resolution और a statement। देखो दो चीज, एक तो लिखा, या तो आप चाह रहे हो कि अगली जो भी मीटिंग हो उसमें रेजोल्यूशन पास हो, या कोई स्टेटमेंट है जो सबको सर्कुलेट हो रिगार्डिंग एनी बिजनेस जो आपको सही लगता है ना। देखो जनरली तो क्या होता है, क्या चीज डिस्कस होना है क्या नहीं होना है, एजेंडा आइटम जनरली कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर्स। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि अगले वाली जो एजीएम ईजीएम होने वाली उसमें कोई मैटर इंपॉर्टेंट है और वो डिस्कस होना चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो गिव दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट टू द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेजिशन इफ यू हैविंग दिस मच ऑफ शेयर होल्डिंग, और ओवरऑल 1/10 का अगर आप पावर रखते हो, तो यू गाइज आर एलिजिबल। वंस यू गाइज आर एलिजिबल, देन यू विल गिव, एंड वंस यू गिव, कंपनी उसको चेक करेगी, कंपनी देखेगी, फिर क्या लिखा है आपको कितनी देना, कम से कम 2 या उससे ज्यादा कॉपीज देना रिक्वेजिशंस की, जो सारे के सारे रिक्वेजिशनिस्ट जो इतने की पावर रखते हैं वो लोग साइन करके दिए होंगे। फिर रिक्वेजिशनिस्ट आप जो ये रिक्वेजिशन डिपॉजिट करेंगे, कहाँ करेंगे सर? रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी में। ठीक है, और रिक्वेजिशनिस्ट क्या डिपॉजिट करेंगे? ठीक है, और रीइंबर्स द एक्सपेंसेस रिगार्डिंग सच रिक्वेजिशन टू द कंपनी, ऑफ कोर्स जो भी पैसा बनेगा, ठीक है, वो देना लेना रहेगा। ठीक है, ये तो चलो एकदम इजी सर, मतलब मेनली पर्पस के एग्जांपल की तरफ समझो, जैसे कि अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो, तो आपकी भी कंपनी में चलनी चाहिए। और इवन इफ यू गाइस वांट कि यार ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या ये भी मुद्दा सबके सामने रखना चाहिए, ये बात सबके सामने आनी चाहिए, तो यू गाइस कैन प्लेस। ठीक है, तो लिखा गया सर टाइम लिमिट, ये अच्छे से समझना। ये बोलना चाह रहा है, जो भी रिक्वेजिशन है आप सारे लोग साइन करके दोगे, रिक्वेस्ट करोगे अपनी को कि अगली वाली वाली मीटिंग में रखवा देना, तो आपको रजिस्टर ऑफिस में छोड़ना है, कितने दिन पहले आपको रिक्वेस्ट करनी है? तो लिखा है, अगर आप क्या चाह रहे हो, जो अगली जनरल मीटिंग होने वाली है, जब भी अगली जनरल मीटिंग होने वाली है, ठीक है, अगर आप वहां पे ये जो मुद्दा है, इसको आप एज अ रिजोल्यूशन पास कराना चाह रहे हो,
रिजोल्यूशन के तौर पे वहां रखना चाह रहे हो। मतलब आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर क्या पास हो, अप्रूवल के साथ रिजोल्यूशन पास हो। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले मीटिंग की आपको डिपॉजिट कर देना है। मतलब जब भी मीटिंग होने वाली है उसके कम से कम 6 हफ्ते पहले मेरे को डिपॉजिट, मतलब वहां पे कंपनी को दे देना, डिपॉजिट कर देना रजिस्टर ऑफिस में जाके अपना रिक्वेजिशन, कि मालिक मैं ये वाले मुद्दे के ऊपर मैं रिजोल्यूशन पास कराने वाला हूँ या चाह रहा हूँ अगली वाली मीटिंग में। ठीक है। अगर मैं अच्छा सर ये क्यों टाइम दे रहे हो 6 हफ्ते पहले, अरे भाई उनको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, उनको चेक करना पड़ेगा, उनको एजेंडा आइटम में इंक्लूड करना पड़ेगा, एवरीथिंग दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऐसा करके। और सर बोल रहे कि 2 हफ्ते पहले देना, अगर केवल आप क्या चाह रहे हो, अगर आप रिजोल्यूशन नहीं चाह रहे हो, आप केवल उसका क्या चाह रहे हो, स्टेटमेंट का सर्कुलेशन चाह रहे हो। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट है, कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई सी काम की चीज़ है, अगर आप वो चाह रहे हो तो आप दे देना। लेकिन सर सुनो ना, एकदम अर्जेंटली अगर कंपनी ने मीटिंग बुला ली, शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुला ली, तब तो मैं 6 वीक अगर नहीं हुआ तो भी चलेगा। बोल रहे अगर वेर सच कॉपी रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन हैज बीन डिपॉजिटेड इन जनरल मीटिंग इज कॉल्ड फ्रॉम अ डेट आफ्टर द 6 weeks और लेस आफ्टर द रिक्विजिशन इज डिपॉजिटेड, द कॉपी दो नॉट डिपॉजिटेड विद इन द टाइम डीम्ड टू बी प्रॉपरली, मतलब कि भले वो 6 हफ्ते पहले नहीं हुई होगी तो भी हम उसको क्या मानेंगे कि प्रॉपर है, आपने कोई नॉन कम्प्लाइंस नहीं किया, आपका सब सही है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, कि इन जनरल कितने हफ्ते पहले बताना है भाई, आप अगर रिजोल्यूशन चाह रहे हो तो 6 हफ्ते पहले बता देना। लेकिन समझो ना सर, मैंने अभी बताया ही है और 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद कंपनी खुद से मीटिंग बुला ली थी, जल्दी बुला ली थी, कोई अर्जेंसी होगी, कोई शॉर्टर नोटिस में होगा, कंपनी बुलाई ना, मैंने गलत किया कि नहीं, तो अपने एंड से अपनी तरफ से रेडी था, है ना, मैंने अपने एंड से सही तरीके से टाइम दिया था, लेकिन कंपनी उसको जल्दी बुला ली, तो फिर उसको क्या मानना, डीम टू बी प्रॉपरली डिपॉजिटेड, वहां कोई गलती नहीं हुई है। फिर वो सर कंपनी नोटिस देगी किसको, मेंबर को, रिगार्डिंग व्हाट, ठीक है, तो कंपनी नोटिस देगी टू ऑफ एनी रिजोल्यूशन टू बी टेकन इन दी जनरल मीटिंग एंड, एक सेकंड रुकना, हाँ, एंड एनी स्टेटमेंट रिलेटेड टू मैटर्स रिगार्डिंग सच, ऑफ कोर्स इसका नोटिस आएगा ना। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि अब समझिए ये भी और अच्छा फायदे, एग्जाम्पल की तरफ समझो, आपको शेयर होल्डर है, वो क्या करना चाह रहा है पता है, कोई तो भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, जो सर्कुलेट करने के लिए आप बोल रहे हो, लेकिन उसमें कौन से मैटर्स है, डिफेमेटरी, किसी की फेम को डिफेम करने के लिए, मतलब किसी की इज्जत आबरू के खिलाफ है, कुछ गलत है, कुछ खराब है, तो दैट इज रॉन्ग ना। तो अगर आप ऐसा स्टेटमेंट सर्कुलेट कराने बोलोगे, समझो आपने कोई डायरेक्टर को गाली दे दी एग्जाम्पल के तौर पे, एंड यू आर सेइंग कि गाली को वो कराओ, सो ऐसे कोई स्टेटमेंट, जैसे कोई फॉल्स डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स जो हमारे लिए एडवर्स इम्पैक्ट रख सकते हैं, तो आप इसके लिए कहाँ जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी के, मतलब हाँ वहां पे जाओगे। और अगर वो लोग सेटिस्फाइड है कि भाई आप ये जो इसका यूज कर रहे हो ना, ये गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तो फिर आपको ये राइट नहीं देगा, नो सर सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड, फिर आप कंपनी इज नॉट बाउंड। समझो जैसे कि अगर कोई मेंबर बोल रहा है कि यार ये मेरा एक स्टेटमेंट आप इसको करो, लेकिन वो स्टेटमेंट गलत है, खराब है, या रॉन्गफुल है, या डिफेमेटरी है, तो आप कहाँ जाओगी, कंपनी उनके पास रिक्वेस्ट करोगे, अथॉरिटी के पास, कि मालिक देखो ये गलत तरीके से गलत यूज कर रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, एंड वी आर नॉट, मतलब हमको ये सही नहीं लग रहा है। और फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार ये लोग सही बोल रहे हैं, तो सर्कुलेशन अलाउ नहीं करेगा फिर, तो आप यू आर नॉट फिर देन लीगली बाउंड। और अगर इसमें कोई डिफॉल्ट होता है तो ऑफिसर वगैरह के ऊपर कितनी पेनल्टी लगेगी, कंपनी और ऑफिसर के ऊपर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। सर बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या। कल हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था 14 और 15, ये भी कवर कर लिया था, अभी हमको 16 कवर करना है। सर 16 क्या बोलता है, रेजोल्यूशन पास एट दी एडजॉर्न्ड मीटिंग। ये क्या बोला, समझो आज जो हम लोग की जो मीटिंग होती है, अगर उस दिन कोरम नहीं है तो जनरली क्या होती है, एडजॉर्न। अब जिस दिन एडजॉर्न हुई, समझो वो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम प्लेस ऐसा वाला जो पढ़ते, अब उस दिन कोरम आ गया, सब चीजें हो गई, फिर केस उस दिन वो रेजोल्यूशन पास हो गया, तो क्या वो एक फ्रेश मीटिंग है कि ओरिजिनल मीटिंग का ही कंटिन्यूएशन है। तो लिखा है अगर कोई रिजोल्यूशन पास होता है कहाँ पे, कोई एडजॉर्न्ड मीटिंग में, जो ओरिजिनल मीटिंग की एडजॉर्न्ड मीटिंग जब हो रही है, ठीक है, और फॉर कंपनी और होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मतलब बोर्ड मीटिंग या कोई और क्लास मीटिंग या कंपनी की जो भी मीटिंग है, तो जो रिजोल्यूशन है सारे पर्पस के लिए कब से डिम्ड माना जाएगा, हैव बीन पास्ड एज ऑन द डेट ऑन विच इट वाज इन फैक्ट पास एंड नॉट टू बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड एट एनी अर्लियर डेट, मतलब जिस दिन वो पास हुआ है उस दिन से उसका इफेक्ट आएगा, उसके कोई पहले डेट से नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा एकदम इजी। भाई ऑफ कोर्स सही भी बात है ना, अब उसका ऐसे कोई एकदम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थोड़ी ले लोगे इन जनरल, ठीक है, तो वो चीज बोल रहे हैं। अब एक काम की चीज आ जाती है सेक्शन 118। सर ये क्या है, सेक्शन 118 टॉक अबाउट मिनट्स। तो मिनट्स क्या होता है सर, मिनट्स आर दी, देखो जो भी मीटिंग होती है ना, ठीक है, उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी घटना घटित हुई है, जो भी वहाँ कर्म और कांड हुआ है, जो भी वहाँ चीजें डिस्कस हुई है, इंपॉर्टेंट चीजें, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना,
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनट्स बुक। तो हर मीटिंग की क्या होनी चाहिए, सेपरेट मिनट्स बुक होनी चाहिए। तो वो लिखा है जनरल, तो वो क्या लिखा है, नो कंपनी, द कंपनी शैल कॉज द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जो भी घटना घटित हुई, ठीक है, कौन सी चीज में वो प्रिपेयर करेगी, साइन करेगी और रखेगी मिनट्स बुक में, और वो पेजेस उसके कंसेक्यूटिवली नंबर होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो लिखा विद इन 30 डेज, जैसी मीटिंग कंक्लूड होती है उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या बना देना है। ये कौन कौन सी मीटिंग का बनाना है सर? सारी जनरल मीटिंग, कोई शेयर होल्डर की, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की, बोर्ड मीटिंग हो रही है, कमिटी मीटिंग हो रही है, या कोई रिजोल्यूशन पोस्टर प्लॉट्स हो रहा है, इन सब के बारे में आपको कहाँ लिख लेना है, मिनट्स की एक रजिस्टर में, मिनट्स की एक बुक में। मिनट्स में सर होता क्या है सर, करेक्ट और फेयर समरी होती है, मतलब जो भी घटना घटी थी A to Z, A to Z मतलब एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं होता है, बट थिंग्स आर लाइक ऐसा कुछ कि जो अगर नहीं भी आया है मीटिंग में, अगर उसने उसको पढ़ लिया तो दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड, दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड टू अंडरस्टैंड, उनको सब समझ में आएगा कि मीटिंग में हुआ क्या, अच्छा पूरा सब पता चल जाएगा। इसका लिखा है अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो भी लिखना, मतलब समझो ऑडिटर का, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है वो भी बार डाल देना। अब लिखा है बोर्ड और कमिटी की जो भी मीटिंग है, उस केस में क्या होगा, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है तो कितने लोगों ने हाँ ना में वोट दिया था वो बता देना ओवरऑल में, ठीक है, ये सब। फिर लिखा है फॉलोइंग मैटर शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स इन द, अब ये अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकता है। ये बोल रहे सर, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आज की डेट में ना जब मीटिंग हुई तो वहां पे ना कोई एक बंदे ने उठ के ना डायरेक्टर को गाली दे दिया, कुछ अनसन बोल दिया, कुछ खराब बातें बोल दी, या ऐसी कोई बातें बोली जो क्या है, डिफेमेटरी है, ठीक है, उस पर्सन के लिए, मतलब समझो सीईओ को आपने गाली दे दी, सीएफओ को आपने गाली दे दी कि भाई तेरे कार्यकाल में, तेरे टेन्योर में कंपनी की पूरी 12 बज गई साले, तू सो रहा था, या तू मिला हुआ है, तू मैनिपुलेटेड आदमी है, या मैनिपुलेट करता है, ऐसा समथिंग कुछ, तो दिस इज रॉन्ग, डिफेमेटरी, नहीं अलाउड। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है चेयरमैन को कि कोई मैटर क्या इररिलेवेंट या इमटेरियल है, इमटेरियल मतलब जो काम का इतना सिग्निफिकेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इररिलेवेंट है, हमारे कोई काम का नहीं है वो, फालतू की बात है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैं ये उठ के बोल रहा हूँ कि यार मैंने ये जो कंपनी का जो चेयरमैन है ना, या कंपनी का जो सीईओ है ना, उसको ना हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजा था, उसने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया, बहुत अकड़ हुआ है, बहुत रूड है। व्हाट इज दिस रिलेवेंट? नो, इट इज इररिलेवेंट मैटर, नॉट टू बी अलाउड, डेट्रीमेंटल। अच्छा समझो, ऐसा कोई चीज है जो कंपनी के इंटरेस्ट, कंपनी के अच्छे बुरे के लिए खराब है, वो कंपनी के लिए बुरा चीज है या खराब चीज है जिसका कोई वर्थ नहीं है, वो चीज हमको यहाँ पे नहीं लेनी है। तो लिखा चेयरमैन एक्सरसाइज करेगा क्या, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, मतलब चेयरमैन को पता है कब कौन सी चीज इंक्लूड करनी, कब एक्सक्लूड करनी, तो किसका पावर है, चेयरमैन का। चेयरमैन को लगता है कि हाँ यार ये चीज आनी चाहिए मिनट्स में तो आएगी, नहीं आनी चाहिए तो नहीं आएगी। फिर क्या मिनट्स बुक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एविडेंस होता है कि सही में वहाँ वो घटना घटित हुई है, वो अपॉइंटमेंट हुआ है। अगर कोई चीज मिनट्स में आके लिखी गई है तो यानी कि आप मान के चलना वो चीज ट्रू एंड फेयर है, वो कंक्लूसिव है। फिर लिखा है कि जो मिनट्स आप रखोगे सबसेक्शन 1 में, तो जब तक कुछ और प्रूफ नहीं होता तो हम लोग उसको क्या मानते हैं कि सही में मीटिंग हुई थी, और कॉल भी की गई थी, और हेल्प भी, मतलब प्रॉपरली बुलाई गई थी, सारे रिजोल्यूशन सही से पास हुए, और जो भी अपॉइंटमेंट हुआ किसका, डायरेक्टर की, एमपी या किसी और का, वो सब वैलिड है, कुछ भी खराब नहीं है, ठीक है। इसके अलावा no document purporting to be a report of the proceeding of any general meeting shall be circulated or advertised at the company's expense unless to be contained in the minutes of the proceeding of the such। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो लिखा है कोई भी आप डॉक्यूमेंट को ऐसे कोई मिनट्स का एक्सट्रैक्ट बना के आप ऐसी कंपनी के एक्सपेंस में खर्चा नहीं करोगे, काम का नहीं। मेरी मेन बात समझो, ठीक है। फिर लिखा है कि एसएस, अच्छा ये क्या लिखा है, जो इंस्टीट्यूट होती है सीएस की, आईसीएसआई, उसने ना एसएस दिए, दो एसएस है, SS1 और SS2, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई मैटर है तो आपको फॉलो करना है, तो उसमें मतलब वो एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से समझ लो, तो आपको एक तरीके से वो भी फॉलो करना है जो आप बना रहे हो। अभी तुम लोगों के सिलेबस में शायद नहीं है वो, मतलब समझो तुमको नहीं है वो चीजें उतनी, ठीक है, तो तुमको यू डोंट हैव टू गो इनटू दैट। इसके अलावा समझो अगर कोई बंदे ने मिनट्स को क्या किया, टेम्पर छेड़खानी करी, तो उसके ऊपर ये फाइन है, और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उसके ऊपर ये फाइन है, ऑफिसर और कंपनी के ऊपर में। फिर रूल 25 क्या बोलता है, हर मिनट्स के लिए, हर मीटिंग के लिए आपको एक डिस्टिंक्ट मिनट्स बुक रखनी है। पोस्टर ब्लॉट के साथ अगर आपने किया है तो उसको भी मान लोगे ना, बोल के शेल बी रिकॉर्डिंग द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग व्हिच डीम्ड टू बी पास। तो अगर पोस्टर ब्लॉट के थ्रू हम लोगों ने कोई रिजोल्यूशन को क्या किया है, पास किया है, तो उसके लिए भी हम लोग डीम टू बी एक वो मान लेंगे कि जनरल मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें वो पास हुआ है। इसके अलावा मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग टू मेंटेन सच मिनट कितने दिन के अंदर कर देना है, 30 डेज के अंदर कर देना है। और ये सारी चीजें के बारे में बताना है हर पेज में, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा पॉइंट है। इनिशियल करना है और लास्ट पे साइन करना है, तो वो लिखा डेटेड एंड साइंड होना चाहिए, ठीक है, चेयरमैन के द्वारा। कौन करेगा, तो ये लोग करेंगे, कौन, चेयरमैन बाय द सेड मीटिंग, या अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो उसके अलावा जो भी जो ऑथोराइज्ड है वो बंदा, देख लो, जो भी चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है। सर कितने साल तक संभाल के रखना है, तो वही बोल रहे कि भाई बोथ मिनट्स ऑफ द जनरल एंड द बोर्ड मीटिंग शैल बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस, और जिंदगी भर तक संभाल के रखना, किसकी कस्टडी में, सीएस या कोई और ऑफिसर जो ऑथोराइज है उसकी कस्टडी में। इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने पढ़ लिया।
117। सर ये कुछ भी नहीं है, रिजोल्यूशन एंड अग्रीमेंट टू बी फाइल, ये कुछ नहीं है। अगर समझो, जब जब हम लोग एसआर या 75% कंसेंट या ऐसा कुछ कुछ होता है, या कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई है, अगर हम लोग ये वाले कोई मैटर्स डिस्कस कर रहे, रिजोल्यूशन पास कर रहे, तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्म होता है, ठीक है, MGT 7 है क्या सर, नहीं 14, MGT 14, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर किसको फाइल करना है, आरओसी को। ये तीन चीजें हैं, 30 डेज के अंदर MGT 14 आरओसी को फाइल करना है इन जनरल। अगर ये सब कुछ काम हम लोग कर रहे, जो यहाँ लिखा है क्या, जब जब हम लोग एसआर पास करेंगे, सर ऐसा कोई रिजोल्यूशन जो सारे लोगों ने अग्री किया, एक तरीके से यूनानिमस रिजोल्यूशन जिसमें सारे के सारे लोगों ने हाँ बोला है, या ऐसा कोई अग्रीमेंट जो किसके रिगार्डिंग है, एमडी की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या उसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट को वेरिएशन करने के रिगार्डिंग है, तो वो, इसके अलावा कोई और रिजोल्यूशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, ठीक है, जो कि क्लास ऑफ मेंबर्स ने अग्री किया रिगार्डिंग वॉलेंट्री वाइंड अप, इसके अलावा 179 का कोई रिजोल्यूशन है, तो वो सब कुछ इतना डेप्थ में अभी तुमको जाना नहीं है इसमें, ठीक है, वो गारंटी वारंटी और ये सब होता है, बस अब इतना समझ लो। इसके अलावा फिर बोले कॉपी ऑफ एवरी रिजोल्यूशन और अग्रीमेंट मेंशन अबव अलोंग विथ, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो एक चीज हमेशा जहां जहां एसआर पास होता है ना जिनके लिए, जनरली उनके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो देना ही पड़ता है, तो वो आपको इसके साथ अनेक्स करना है कि कौन से फॉर्म में करना है, MGT 14 में, कितने दिन में, 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को फाइल कर देना है, एज सिंपल एज दैट। और अगर आप इसमें कोई फेलियर कर गए तो क्या होगा, ये छोटी सी पेनल्टी लगेगी, तो कोई बड़ा भारी है ही नहीं वो। फिर आते हैं सर 119, और भी अच्छा ये बोले सर अगर मिनट्स बुक जो जनरल मीटिंग की उसको कोई इंस्पेक्शन करना चाह रहे तो कर सकता है क्या, तो लिखा है कि हाँ, जनरल मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग की जो मिनट्स के जो या रिजोल्यूशन जो पोस्टल बोर्ड से पास हुए, वो रखोगे कहाँ, आरओ, आरओ मतलब रजिस्टर ऑफिस में, क्या उसको कोई इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हाँ कोई भी मेंबर कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट ऑफ चार्ज, मतलब उससे कोई फीस वीस नहीं लेंगे, लेकिन कब, बिजनेस आवर्स में। लेकिन हम चाहे तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कि नहीं कब अलाउ है कब नहीं, कितना है कितना नहीं, जो कहाँ लिखा होगा, एओए में या जनरल मीटिंग में, जैसे भी। हाउएवर 2 घंटा कम से कम डेली देना है भाई बिजनेस आवर्स में, वैसे नहीं कि 10 मिनट का इंस्पेक्शन दे रहे हो, कम से कम 2 घंटे के लिए तो ओपन रखो अगर कोई आ रहा है तो। फिर लिखा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी पेमेंट ऑफ फीस स्पेसिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स। अब समझो अगर कोई ने मांगा है तो 7 दिन के अंदर आपको उसको कॉपी देना है ऑन द पेमेंट ऑफ फीस, जो भी एओए में बताया होगा। रूल्स क्या बोलता है सर, एनी मेंबर जिसने रिक्वेस्ट किया था सॉफ्ट कॉपी ऑफ द मिनट्स किसी प्रीवियस जनरल मीटिंग की, वो भी आपको देना है, पिछले 3 साल तक का मांग रहे तो उसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। अल्टीमेटली क्या करो पता है क्या, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है ना, तो वहां पे डाल दो, वहां से कोई भी आके डाउनलोड कर लेगा, आज की डेट में तो सब कुछ यही होता है, ठीक है। और अगर आपने कुछ भी 3-5 किया तो ये आपके ऊपर छोटी सी पेनल्टी लगेगी, ठीक है। और अगर कोई जानबूझ के आपको रेफ्यूज कर रहा है या डिफॉल्ट कर रहा है तो ट्रिब्यूनल के पास जाओगे रोते रोते, और ट्रिब्यूनल आपके ऊपर ऑर्डर देगी कि भाई उस बंदे को अभी के अभी इमीडिएट इंस्पेक्शन दो। समझ में आ रहा है, जैसे मैं आ रहा हूँ इंस्पेक्ट करने तो मेरे को डायरेक्टर्स रो करे, तो मैं जाऊंगा ट्रिब्यूनल के पास रोते रोते, तो ट्रिब्यूनल मेरे को बोलेगी बेटा चुप हो जा, देख अभी इन लोग को बत्ती देती हूँ, तो उन लोग को बोलेगी बेटा इसको इमीडिएट इंस्पेक्शन दो, ठीक है। इसके अलावा 120 में क्या है सर, 120 टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रजिस्टर मिनट्स जो आपको कंपनी को रखना है, ठीक है, और इंस्पेक्ट करना, आज चाहे तो कंपनी इसको किस फॉर्म में रख सकती है, ई फॉर्म में रखेगी, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। फिर क्या बोलते हैं, हर लिस्टेड कंपनी और ऐसी कंपनी जिसमें 1,000 ज्यादा शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स है, वो अपनी बुक काय में रखेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगी। मतलब ये सही भी है ना यार, जिसमें ज्यादा शेयर होल्डर्स है, सिंपल सीधी सी बात है, आपको इंस्पेक्शन या वेरिफिकेशन या कोई भी ऐसा वो राइट देना है, आप डायरेक्टली आपको उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, एकदम ईजी होता है सब चीजें। तो लिखा MDCS या कोई और डायरेक्टर जो बोर्ड के द्वारा ऑथोराइज होगा, ठीक है, एज डिसाइडेड बाय बोर्ड में डिसाइड की शेल बी मेंटेनेंस ऑफ ई रिकॉर्ड्स। ऑफ कोर्स जनरली या तो आप CS या MD या किसी और को क्या रिकॉर्ड बोल देते हो कि भाई ई रिकॉर्ड को पूरा देख देख तू करेगा, तेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और वो लिखा रिकॉर्ड जो ई फॉर्म में होंगे वो अवेलेबल होंगे इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। और तो कोई काम का नहीं है, मॉड्यूल आप जाके देख लेना, ठीक है। बाकी आ जाओ 121 में, अभी हमने क्या पढ़ा 120, 121 में आ जाओ, रिपोर्ट ऑन दी AGM। अब ये अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बस एक ही अच्छे से याद रखना, ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर, हर कंपनी को मैंडेटरी क्या नहीं बोलते, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी इंपॉर्टेंट, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी, समझो ना यार। अभी तुम लोग मिनट्स पढ़े थे ना, मिनट्स में हम लोग क्या क्या डालते हैं, ऑलमोस्ट यही सारी बातें ही तो बताते हैं मिनट्स में। कभी जाके किसी कंपनी का मिनट्स देखना, मैं रेगुलर लेक्चर्स में बताता हूँ, अभी फास्ट ट्रैक या रिवीजन है तो वी कांट गो इनटू दैट, बट जनरली ये सब होता है। तो आप क्या बताओगे भाई, आप एक रिपोर्ट बनाओगे, ये क्या बोलना है आपको, एक रिपोर्ट बनानी है और ये आरओसी को फाइल करनी है, किसको करना है सर, इसको करना है, किसको, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी है AGM के ऊपर में, है ना, इंक्लूडिंग कंफर्मेशन की जो भी मीटिंग सही में प्रॉपरली कॉल की गई थी, प्रॉपरली हेल्ड हुई और कंडक्ट हुई एज पर दी रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स। कितने दिन में देनी सर, आरओसी को 30 दिन के अंदर देनी है। कौन से फॉर्म फॉर्मेट में देनी है, MGT 15 में देनी है,
कंपनी अगर भूल चूक कर दी तो छोटी सी पेनल्टी कंपनी के ऊपर और ऑफिसर के ऊपर में। तो लिखा है ये मिनट्स तो बनाने हैं सर, तो मिनट्स के अलावा है कि ये, तो ये बोलते हैं इन एडिशन टू मिनट्स है ये रिपोर्ट जो होगी वो साइंड और डेट की जाएगी किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, एनसीएस के द्वारा। फिर अगर वो नहीं है अवेलेबल सर में तो दो डायरेक्टर, उसमें भी अगर एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वो हो जाएगा, ठीक है, और सीएस साइन कर देगा, एमडी। ठीक है, इसके अलावा फिर लिखा सर रिपोर्ट में क्या होगा, मेन पॉइंट तो ये, यानी कि मेन चीज क्या है सर, एक तो ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी को मैंडेटरी है कितने दिन में देना है, आरओसी को 30 दिन के अंदर देना है, कौन कौन से मैटर्स बताने हैं, तो ये सब मैटर बताने हैं। अगर मैक्स टू मैक्स तुम्हें याद कर सकते हो तो ये याद कर लेना MGD 15, बस इतना समझो। तो लिखा क्या क्या बताओगे सर, डे डेट आवर वेन्यू ऑफ द एजीएम, जनरली जो हम लोग मिनट्स में लिखते हैं ना वैसे ही सारे कंटेंट्स किस में डाल देंगे, रिपोर्ट में डाल देंगे। ठीक है, यही सब तो लिखते हैं कि भाई हम लोगों ने सही में चेयरमैन का अपॉइंटमेंट किया था, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लोग आए थे, एजीएम अपने का कोरम था कि नहीं था। ठीक है, हमने बाकी एक्ट और रूल्स रिगार्डिंग सेक्टरल स्टैंडर्ड्स और भी जो भी चीजें बताई गई है वो सब सही से किया है कि नहीं, जो भी बिजनेस वहाँ ट्रांजेक्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या है सर, एडजॉर्न हुई थी क्या मीटिंग, पोस्टपोन हुई क्या मीटिंग, वेन्यू में चेंज हो गया, कोई और डिटेल अगर कुछ रही है तो सब बता देना। इससे क्या होगा, उनकी नॉलेज में रहेगा, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। एज सिंपल एज इट सर, हर कंपनी को मैंडेटरी नहीं भाई, केवल लिस्टेड पब्लिक कंपनी को बोला है। होप सो ये समझ में आ गया होगा सर। 122 में आ जाओ, तो 122 क्या बोल रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर टू 1% कंपनी। सर दिस चैप्टर, ये जो 7th वाला चैप्टर है ना, मतलब जो 29 चैप्टर्स है तुमको पता है ना कंपनीज एक्ट में, उसका ये जो 7th वाला चैप्टर है मैनेजमेंट वाला, तो वो क्या 1% कंपनी को लगता है। तो लिखा है सेक्शन 98 से लेके 100 एंड 102 111, ठीक है, ये सब नहीं अप्लाई होगा 1% कंपनी को। जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस मेंशन किए गए थे वहां पे 102 के अंदर में, ठीक है, उसको हम लोग मान लेंगे डीम टू बी ट्रांजेक्टेड, उसने नॉर्मली कर लिया। वो कैसे सर, 114 में भी जो रेजोल्यूशन पास होता है उसके लिए भी देखो जनरली क्या होता है, मीटिंग में होता है मीटिंग। मेरी बात समझो, ये पूरा सेक्शन है क्या, ये बोलते हैं भाई समझो ओपीसी की मीटिंग हो सकती है 1% कंपनी, तुम खुद सोचो दिमाग लगाओ, 1% में एक अकेला आदमी क्या मीटिंग करेगा। मेरी खुद की कंपनी है एलवी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो क्या मैं अपनी ओपीसी में एक से ज्यादा मेंबर रख सकता हूँ, नहीं, तो मैं मीटिंग करने के लिए तो एटलीस्ट 2 लोग चाहिए, तो मीटिंग तो होती नहीं है, मीटिंग होती नहीं तो सर बाकी काम कैसे होगा। ठीक है, तो बोलता है कि फिर वहाँ डीम्ड टू भी मान लेते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे 118 में जो रजिस्टर बनाने हैं आपको, मिनट्स बुक मेंटेन करना है, इसको डीम टू भी मान के सारे पर्पस के लिए। तो लिखा है कि वेयर देर इज ओनली वन डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ द ऑन द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द 1% कंपनी, तो कोई भी बिजनेस जो ट्रांजेक्ट करना था, कोई भी एजेंडा आइटम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा करना था वो सफिशिएंट होगा अगर कंपनी ने रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है, डायरेक्टर ने उसमें मिनट्स बुक में, मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी जो पॉइंट लिखा था ना ये वाला, केवल आपने अगर मिनट्स बुक में एंटर कर दिया कि हाँ भाई हमने ये रिजोल्यूशन पास किया, हमने ये ऑल्टर का पॉइंट किया, हमने ये किया, हमने वो किया, जो मेंबर है उसके कंसेंट से, तो काम खत्म हो जाता है। आपको अलग से मीटिंग मीटिंग की जरूरत ही नहीं, और यहाँ मीटिंग पॉसिबल भी नहीं है। हम लोग उसको ही क्या बोलते हैं, डीम्ड, कि आपने सारा कंप्लायंस कर लिया है। तो सर ये काम का है, इतना काम का नहीं, बस इतना समझो कि एक बार इसको कंक्लूड कर लो। ये बोलना चाह रहे भाई जनरली ओपीसी की मीटिंग होती है कि नहीं, अब कई सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड होती है, मीटिंग हुई, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा, ये होगा वो होगा, अपॉइंटमेंट होगा। अब सर जब मीटिंग ही नहीं हुई तो ना रेजोल्यूशन पास होगा ना अपॉइंटमेंट होगा, तो कैसे होगा उस कंपनी में सारे काम कैसे चलेंगे। तो वहां अगर मिनट्स बुक में जो भी मेंबर है उसकी कंसेंट से अगर वहां पे चीजें आ गई, उसने साइन वाइन कर दिया है, मतलब हम लोग उसको डीम्ड मान लेते हैं कि भाई बंदे ने प्रॉपर कंप्लायंस हो गया वहां पे। समझ में आया क्या, होप सो आ गया होगा। तो फॉर श्योर हम लोगों ने एक एक सेक्शन यहाँ पे कवर किया, एवरी सेक्शन वी हैव कवर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है, वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। सो फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिविडेंड, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिविडेंड को स्टार्ट करेंगे एंड उसको कवर करेंगे। होप सो एवरीवन हैज एंजॉयड दिस लेक्चर। फॉर एनी हेल्प, फॉर एनी डाउट, यू गाइस कैन कमेंट, यू गाइस कैन कनेक्ट टू मी ऑन माय नंबर 8225937731 फॉर एनी गाइडेंस इन लॉ ऑडिट एंड एसएम। चलो ठीक है, आई नाउ कंक्लूड दिस लेक्चर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय टाटा, होप यू गाइज एंजॉयड।